हेलो सर। यस कम। मॉर्निंग सर। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम नहीं बताएं अपना। यस सर। सर मेरी 10th तक की स्कूलिंग रींगा सीकर से हुई है और 11th-12th मैंने सैनिक विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से की है। और उसके बाद में मैंने 2018 में बीएससी फिजिक्स ऑनर से कंप्लीट किया महारानी कॉलेज जयपुर से। और 2020 में मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी फिजिक्स किया और साथ में मैंने जेआरएफ एग्जाम में क्वालिफाई किया। उसके बाद में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की जिसमें मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए और वहाँ पे थोड़ा फेलियर देखने के बाद मैंने आरएस में शिफ्ट हुई। 2023 का मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरी 501वीं रैंक है और ये मेरा आरएस एग्जाम में दूसरा इंटरव्यू है। अच्छा अच्छा ठीक। देखिए, आपने सीएसआईआर से जेआरएफ आपने क्लियर किया है। यस। जेआरएफ में अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो आपने क्लियर की। यस। तो इसका तो हम प्राय ये मानते हैं कि आपकी हायर एजुकेशन में है वो रुचि है और इसलिए आप जेआरएफ है वो दिया है आपने। तो हायर एजुकेशन को आपने अपना करियर क्यों नहीं बढ़ाया? जी सर, जब मैंने ये एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में ही क्वालिफाई कर लिया था, मैं एमएससी परस्यू कर रही थी और जब मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ तो तब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है फिर किसी और फील्ड में। तो उस वक्त कोविड क्राइसिस चल रहा था, तो वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिली सिविल सर्विसेज में आने की, क्योंकि उस वक्त जो क्राइसिस है वो ग्राउंड लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही मैनेज कर रहे थे। तो वहां से एक मोटिवेशन मिली और साथ में मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ। तो पेरेंट्स के चाहने पर आपने है वो अपना एरिया है वो चेंज किया है, नहीं कि आपका कोई इंटरेस्ट है? नहीं सर, वो म्यूचुअल मतलब उनका भी कहना था कि मैं ये करूं और साथ में मेरा भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। नहीं, कोविड के दौरान आपने है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में है वो क्या ऐसे है वो कार्य करते हुए देखा जिनसे आपको सबसे ज्यादा है वो प्रेरणा मिली आपको वो? यस सर, जो कोविड के टाइम पे जो ग्राउंड लेवल पर जैसे ऑक्सीजन सप्लाई और जो एडमिन जैसे ये टीना डाबी मैम का भीलवाड़ा मॉडल जो हम न्यूज में पढ़ रहे थे कि उन्होंने कैसे आइसोलेट किया और कैसे डोर टू डोर जाके कोविड का मतलब इन्फेक्शन कितना बढ़ा है उसको मैनेज किया, उसको कंट्रोल करने में जो रोल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्ले किया, उससे मुझे मोटिवेशन मिली। अभी राजस्थानी प्रवासी दिवस है वो मनाया गया। यस। 10 दिसंबर को। यस। उसके 8 है वो सब्जेक्ट्स है वो रखे गए थे। यस। किस सब्जेक्ट में आप अपना सबसे अच्छा है वो योगदान दे सकते हैं? और वो 8 सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से 8? यस सर, 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक एजुकेशन है और प्रवासी राजस्थानी भी एक सब्जेक्ट था और टूरिज्म है और इंडस्ट्रीज है और मैन्युफैक्चरिंग आई गेस और रिन्यूएबल एनर्जी। आप वो कौन से क्षेत्र में है वो सबसे ज्यादा प्रभावी कार्य कर सकती हैं? सर मेरे अनुसार मुझे जहाँ पर भी पोस्टिंग मिलेगी मैं तो प्रायोरिटी पूछ रहा हूँ वो तो प्राइवेट। हाँ। सर सबसे पहले जैसे एजुकेशन हुआ, फिर साथ में राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम इसको डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में हम काम कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म हुआ और इंडस्ट्रीज हुआ और साथ में तो राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर की गई है। यस। किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है? सर इसके अंदर टूरिज्म जोन्स डिक्लेयर किए जाएंगे, जो हमारी लेस नोन सिटीज और शहर हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने के लिए काम किया जाएगा। साथ में इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी इंटीग्रेट करके हम टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें AR VR के माध्यम से हम इसको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। और साथ में हम जो हमारा जैसे विंटर के अंदर हमारे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, तो उसको ऑल ईयर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम इसमें काम करेंगे। राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है, हेल्पलाइन है, yes. उसके कितने नंबर हैं? 181।
अभी क्यों चर्चा में रहा था ये? सर रिसेंटली ही हमारे जो सीएम हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने एक कॉल अटेंड की थी और उन्होंने लोगों की समस्या सुन के तुरंत उस पे काम करने की प्रॉमिस की थी, तो इस वजह से चर्चा में रहा कि वो उससे पोर्टल ऑफिस में पहुंच गए। यस अभी जो हायर एजुकेशन को लेकर यस सर एक संस्था का गठन किया गया है, उसके लिए है वो एक विधेयक लेके आ रहे हैं। यस सर। क्या नाम है उसका? सर जो हायर एजुकेशन है उसके जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको मर्ज करने के लिए ये बिल लाया गया है, जिसको आज कल ही इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है। जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है और एनटीसीई है, एनटीएसी है, उसको मर्ज करके विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बनाया जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका? सर इसका उद्देश्य ये है कि हम जो एजुकेशन है, जो डिफरेंट फील्ड की एजुकेशन, उसको इंटीग्रेट करने का उद्देश्य है इसका। दीपावली को अभी यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज उसमें है वो शामिल किया है। yes. क्या क्या कारण बताएं उसको शामिल करने? सर उसके रीजंस ये थे कि ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करता है ये पर्व, जैसे कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड, डार्क ओवर लाइट, और इसमें फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड भी इसमें प्रमोट होती है। और ये एक ग्लोबल लेवल पर मनाए जाने वाला पर्व है, तो इन्हीं क्राइटेरियाज में इसको इंटेंजिबल हेरिटेज बनाया गया। अभी राजस्थान सरकार के वो 2 वर्ष पूरे हुए हैं। यस सर। इस पे राजस्थान सरकार ने है वो कुछ रथ है वो सभी जगह है वो भेजे गए हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है और उस रथ का क्या नाम दिया है? सॉरी सर, अभी मैंने पढ़ा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ नाम, पर इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सरकार और जो लोग हैं, लोगों तक सरकार की जो प्रोग्रेस है, पॉलिसीज है, उसका लोगों तक उनको पता चले कि सरकार ने ये काम किया है, और जो गैप है गवर्नमेंट और पीपल में वो कम हो। 200 विकास रथ है वो कल है वो उनको हरी झंडी दी है, उस पे मेन है वो किन चीजों पे फोकस किया गया, कुछ से बता सकते हैं आप कि ये प्रोग्रेस है वो उसमें दिखाई गई? सर सॉरी, मैंने भी उसको डिटेल में पढ़ा नहीं है। ठीक है सर। आपके 12th में 93% मार्क्स थे। यस। फिर भी आपने इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं की। अमूमन देखा जाता है जिसके 12th क्लास में इतने अच्छे परसेंटेज हो वो इंजीनियरिंग करता है। सर क्या वजह रही उस? सर एक्चुअली मैंने की थी तैयारी और अटेम्प्ट दिया भी था, और मेरा मेंस क्वालिफाइड था, पर एडवांस में कट ऑफ से कुछ। चलो कोई बात नहीं, आगे। एक होता है नेट, एक होता है नेट जीआरएफ। यस। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर इसमें नेट जो एग्जाम होती है वो लेक्चरशिप के लिए कंपल्सरी होती है, जीआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो इसमें मॉनेटरी हेल्प दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा कैंडिडेट को जो एग्जाम क्लियर करता है, और फर्दर वो अगर रिसर्च में। कैसे तय करेंगे ये नेट है ये नेट जीआरएफ? क्या बेंचमार्क है उसको डिसाइड करने का? कट ऑफ निकलती है। कैसे कट ऑफ, कैसे, कितने, मतलब उसका मुझे बताओ ना, कि जैसे 100 लोगों ने एग्जाम दिया तो कितने लोगों को नेट जीआरएफ दिया जाएगा? सर ये फंडिंग पे डिपेंड करता है, सीएसआई और यूजीसी जो है उनके पास कितनी फंडिंग अवेलेबल है कितने स्टूडेंट्स को देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर एक मिनिमम बेंचमार्क तो होगा कि भाई इतने लोगों को दिया जाएगा। सो एग्जैक्ट मुझे टोटल 10% लगभग। थैंक यू। Anyway, आगे बढ़ते हैं। आपकी हॉबी है मांडना या मांडला? मंडला आर्ट। व्हाट इज दिस मंडला आर्ट? सर मंडला आर्ट में हम मतलब ज्योमेट्रिक शेप्स बनाते हैं, जैसे सर्कल और स्क्वायर्स, और फिर सिमेट्रिक होता है ये, और इसमें हम इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाते हैं, फिर पेटल्स का भी इसमें यूज होता है, और ये बेसिकली स्ट्रेस रिलीविंग और एक मेडिटेशन के लिए मैं। ये तो स्ट्रेस पैदा करने वाली बात हो गई, इंट्रिकेट पॉइंट्स बनाना। तो नहीं सर, उससे ये होता है कि अगर हम अच्छा, पहले स्ट्रेस देते फिर स्ट्रेस रिलीज करते, ऐसा है? नो सर, अगर
हम उसको पैटर्न को बनाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पैटर्न पर होता है, तो बाकी जो बैकग्राउंड में हमारे जो थॉट्स चल रहे होते हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं वो एक शांत हो जाते हैं, तो और हमारा फोकस बढ़ता है उससे। ओके, आपका बड़ा यस क्या बनाते हैं आप पैटर्न में स्पेसिफिकली? सर मैं अभी इसको सीख रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो जो और आप सीख रहे हैं वो आपकी हॉबी कैसे हो गई? सीखना भी हॉबी है सर, इंटरेस्ट है तो तो उसको पढ़ना भी लिख लेते, पढ़ना भी हॉबी है, फिर तो पढ़ भी रहे हो, हाँ। पढ़ के सीख भी रहे हो, आरएस की तैयारी आरएस की तैयारी भी हॉबी बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। जयपुर से हैं आप। यस जयपुर के 3 प्रमुख त्योहारों के नाम बताओ जिसके लिए पूरे भारत में जाना जाता जिनको दिवाली की तरह है, सेलिब्रेट किया है। और रहे वो जो जीवंत विरासत है उसमें शामिल कर, यूनेस्को की उसमें शामिल कर देना चाहिए, अमूर्त में, अमूर्त। इंटेंजिबल लिस्ट। हाँ, फिर जयपुर में तीज और गणगौर महोत्सव मनाया वेरी गुड। और एक काइट फेस्टिवल। एग्जैक्टली राइट, गुड। वेरी गुड। ओके, और तीनों ये अभी तक शामिल नहीं है। यस तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यस क्या मतलब हुआ इसका? सर इस कहावत से ये मतलब है कि जब तीज गणगौर जो है वो हिंदू जो हमारा कैलेंडर है उसमें लास्ट फेस्टिवल माना जाता है, Good. और तीज जो है वो फिर दोबारा तीज आने के बाद ही बाकी फेस्टिवल्स आने लगते हैं। मतलब ऐसी क्या वजह रही कि भारत के अंदर मतलब ये या राजस्थान में स्पेसिफिकली परंपराओं बात करो तो अप्रैल मई जून में कोई प्रोमिनेंट त्योहार नहीं आता, यस है ना? सर क्योंकि वो फसल कटाई का समय होता है और उस वक्त फार्मर्स और ये बिजी रहते हैं उसमें, इस वजह से इसलिए मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से अपन ने किया। खैर आगे चलते हैं। ये बताएं कि आमेर की महल किसने बनवाई थी, किस शैली में बने हुए हैं? सर आर्किटेक्चर की शैलियां है ना अलग अलग। यस सर आमेर का जो फोर्ट बनाया वो माना जाता है कि राजा मान सिंह जो थे। कब ईयर? सर एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं पर 500 समथिंग, 500 ऐसे 1592 1592 किस शैली में थे? सर और इसमें उस शैली में इतना प्रभाव क्यों पड़ा आमेर के महलों पर? सर उसमें क्योंकि जो राजा मान सिंह थे वो अकबर के दरबार में थे, मतलब पोस्ट पर थे वो, तो और मनसबदार थे, थैंक यू। तो वहाँ का जो इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब मुगल जो आर्किटेक्चर है उसका इम्पैक्ट Very good, हमारे very good. आमेर फोर्ट में देखा। मुगलों के आर्किटेक्चर पर किस शैली का प्रभाव था? सर मुगल काबुल से आए थे, अफगानिस्तान। कनक वृंदावन देखा है आपने जयपुर वाला? सर बहुत पहले देखा था। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। आमेर की शिला माता देखिए। नो सर। अच्छा, एक है शिला देवी और एक है शीतला माता। यस सर। दोनों में क्या फर्क है? सर शीतला माता जो है वो चाकसू में मिली है। कौन सी जगह का नाम क्या है वो? सॉरी सर मैं बरवा डूंगरी। सॉरी सर मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है बताएं? सर शीतला माता जो है उनकी खंडित मूर्ति की हम पूजा करते हैं। क्यों? सर स्पेसिफिक रीजन तो मुझे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, और शीला माता की? और शीला इनमें से कुमारों की माता कौन सी देवी को माना जाता है? सर आई थिंक शीतला माता। नाइयों की? नाइयों की कुल देवी? सॉरी सर नारायणी माता। थैंक यू। खैर ये बताएं कि अगर वर्तमान में आपको जयपुर की 3 प्रमुख समस्याएं खोजने को कहा जाए तो किन्हें आप सबसे पहले 3 स्थानों पर रखेंगे और उनके सुधार के लिए, समाधान के लिए आपके पास क्या विकल्प मौजूद है, बताएं। मान लीजिए आपको जयपुर का एसडीएम बना देते हैं तो आप क्या करेंगे? सर जो मेजर इशू हम जयपुर सिटी में हम देखते हैं वो एक ट्रैफिक का मेजर इशू है, और इसके सॉल्यूशन के लिए आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि ट्रैफिक मार्शल्स को हम लगाएंगे। गुड, नेक्स्ट। और साथ में हम सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉब्लम जो है वाटर स्कार्सिटी को हम मान सकते हैं।
क्योंकि थर्ड प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम क्रिमिनल एक्टिविटीज जो उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि असिमेट्रिक डेवलपमेंट हो रहा है, पहले जयपुर अपने सिमेट्री के लिए जाना जाता था, यस बट जिस चीज से हमारी पहचान थी यस हमारा पदम विन्यासा मॉडल, जयपुर की जो डिजाइन की गई किस मॉडल पर की गई है? 9 स्क्वायर प्रिंसिपल। हाँ, पदम विन्यासा मॉडल जिसको पर्टिकुलरली कहा है हमने, ये किससे प्रेरित था? जयपुर की डिजाइन पूरे वर्ल्ड में कौन सी जगह की डिजाइन से प्रेरित हुई थी? सर ईरान, जर्मनी का शहर था कोई। थैंक यू सर। द एल्टेंट स्टेट अर्निंग। एनीवे, मेरा आखिरी सवाल, क्या वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे नाम देना उचित है? महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, आप इसके कितना पक्ष में हैं और क्या ऐसा किया जाना उचित है क्या वर्तमान? से ये जो नाम दिए गए वो हिस्टोरिकली जो इन हमारे जो राजमाता थी महारानी गायत्री देवी, उनके नाम, उनके जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो उसमें उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए ये वो कंट्रीब्यूशन तो हम 1971 से समाप्त कर चुके हैं। यस सर। जो पहले पैदा हो गया उसने पहले बिल्डिंग बना दी, जो बाद में पैदा हो गया वो बाद में बनाएगा। वो मारा नहीं रह गया इसलिए कर दिया। आप बन जाते तो आप भी कर देते। हाँ, यस सर। और रही बात अभी एट प्रेजेंट टाइम की, तो हमें बिल्कुल मैं इसके पक्ष में तो नहीं हूँ, क्योंकि हमें महाराजा महारानी जो ये प्रवृत्ति है उसको खत्म कर, क्योंकि हम ऑलरेडी हम क्यों करनी चाहिए ऐसी प्रवृत्तियां खत्म? संविधान इस बारे में क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। वेरी गुड सर। मैम रिसर्च चल रही है क्या आपकी अभी? नो सर। नहीं चल रही। अच्छा, रिसर्च फंडिंग को लेकर वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल में क्या मेजर डिफरेंस है? सर वहाँ पर जो है, जो रिसर्च होती है और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन में रिसर्च होती है। गुड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हमारी जो रिसर्च हो रही है वो हमारी इंडस्ट्रीज को हेल्प नहीं कर रही, इंडस्ट्रीज को हेल्प नहीं कर रही। Yes. या फिर मैं कहूँ इंडस्ट्रीज रिसर्च को हेल्प नहीं कर रही। यस सर, ये भी एक रीजन है, क्योंकि जो फंडिंग हमारे रिसर्च में है वो मेजरली पब्लिक, जो गवर्नमेंट फंडिंग है, प्राइवेट सेक्टर की जो फंडिंग है वो बहुत कम है। ओके, तो कितना R&D में इन्वेस्टमेंट है अभी जीडीपी का इंडिया को लेकर, प्राइवेट और दोनों मिलाकर गवर्नमेंट? सर जहाँ तक मुझे पता है शायद 3 to 4% ऑफ जीडीपी। 3 to 4%? 0.64% ऑफ जीडीपी। 3 to 4 में तो काम ही बन जाता। यस सर, ग्लोबल एवरेज। अच्छा, ये स्टेम वर्ड काफी चर्चा में रहता है, क्या है स्टेम ये? सर ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड M stands for medical, I guess. मैथमेटिक्स। यस सर। ओके, तो इसको लेकर गवर्नमेंट रिसर्च को लेकर कौन कौन सी स्कीम चला रही है अभी? सर जो अभी मुझे लगता है जो रिमार्केबल स्कीम जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट लेके आई है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को लेकर, जिसमें रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज को फ्रीली अवेलेबल होंगे। सब्सक्रिप्शन उनका गवर्नमेंट दिलवाएगी। कोई स्कीम है क्या? नाम, स्पेसिफिक नाम हो स्कीम? यस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुना है आपने? यस। उसके लिए एक लाइन होती है, देयर इज प्लेंटी स्पेस एट द बॉटम। यस। क्या समझते हैं आप इससे? आपको लगता है कि इतना स्पेस है? यस सर, ये इस कॉन्टेक्स्ट में रिचर्ड फेमन में ये लाइन दी थी कि जो नैनो लेवल पर 1 to 100 नैनोमीटर स्केल पर भी हम एटम को मॉडिफाई, पार्टिकल्स को मॉडिफाई करके हम ऐसे इन्वेंशंस, ऐसे डिस्कवरीज कर सकते हैं जिससे हम ह्यूमन को असिस्टेंस मिले मेडिकल फील्ड में हुआ, और जैसे एग्रीकल्चर में भी जैसे नैनो यूरिया है, तो उसको ह्यूमन के असिस्टेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। नैनो यूरिया के फायदे क्या है? 3 पॉइंट्स में आपको जल्दी से खत्म कर देना है, बताओ। से एफिशिएंसी 80 to 85% एफिशिएंसी, और लेस वेस्टेज। ओके, एफिशिएंसी होगा। सॉइल को लेकर, सॉइल पॉल्यूशन कम होगा इससे। ठीक है। और सब्सिडी को लेकर? यस सर, सब्सिडी इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है।
तो सब्सिडी का जो पोस्ट जो गवर्नमेंट उठाती है उस पे भी कमी आएगी। फिर भी किसान यूज नहीं कर रहे, कोई 2 कारण बताओ। सर लैक ऑफ अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए तो खूब कैंपेन है, समझ भी गए किसान की चलो ठीक है, 1 बोतल आ रही है, कट्टा लेके आते हैं, 1 बोतल आ रही है छोटी सी, फिर भी सॉरी सर। प्रॉब्लम नहीं आती है किसानों को उसको स्प्रे करने में? यस सर। पता है क्या बेसिकली कैसे खेत में कैसे डाला जाता है? यस सर। यस। कैसे? अगर मेरे पास दानेदार यूरिया है उसको कैसे यूज करूंगा मैं? सर उसको हाथ से स्प्रिंकल किया जाता है, जैसे हमारे खेतों में तो हाथ से स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, और अगर नैनो यूरिया को करना सर हो उसको पीछे मतलब उसको बैग या फिर कंटेनर में टंकी में घोल के और फिर स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा, और ड्रोन दीदी क्या है? हाँ, ड्रोन दीदी योजना के तहत हम विमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो विमेन है उनको हम ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वो ड्रोन से जो है पेस्टिसाइड्स और ये नैनो यूरिया को भी स्प्रे करें। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, संपर्क पोर्टल की बात आई थी अभी। यस। आप अवेयर भी हैं अच्छे खासे, है ना, सिविल सर्विसेज की। आपने कभी आसपास की कहीं कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई तो शिकायत की संपर्क पोर्टल पर? सॉरी सर, नहीं की? ठीक है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक 5 देशों का एक नया समूह बनाने की बात कर रहे हैं। यस। कौन सा है सर? ये C5 के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कोर 5 इसमें यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान जो मेजर ग्लोबल इकोनॉमी में जिसका मेजर शेयर है, साथ ही यहाँ पर इसको बेसिकली G7 से रिप्लेस करके या फिर G7 का ऑल्टरनेट बनाया गया है ताकि अभी जो भी चैलेंजेस ग्लोबल इकोनॉमी में फेस किए जा रहे हैं, जो भी फ्रिक्शंस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किया जाए। एक ही प्रवासी राजस्थान सम्मान है वो दिया गया है कुछ उद्योगपतियों को अभी रिसेंटली। कौन किस किस को दिया गया, कुछ नाम बता सकते हैं? यस सर, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल सर, और कुलरिया ग्रुप के सर फर्स्ट नेम उनका मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उनको, और श्री अजय पिरामल जी को, और कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश। यस सर। इसका क्या उद्देश्य है? सर इसको मैंने डिटेल में अभी पढ़ा नहीं है, पर इसमें कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं, शायद पनिशमेंट से रिलेटेड, कि सजा को हटा के हम फाइन लगाएंगे। आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठो। देखो ये अभी कुछ सब तुम्हारा लिखने का टाइम नहीं है। परसों आपका इंटरव्यू है और आपका इंटरव्यू के हिसाब से आपकी करंट की तो बहुत ही अच्छी किया है। सर आई वाज लकी, अभी न्यूज़पेपर देखा था और कुछ कल सही से पढ़ा था। हाँ तो यही तो करना है, यही चलेंगे अभी तो है वो। और IIT मुंबई ही है वो, आपने क्यों चूज किया इस पे आप हाँ सर, उसका देखा ना। और वहाँ की जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर को और राजस्थान के एकेडमिक एटमॉस्फेयर को यदि हम तुलना करें तो आप उसको बेटर बताएंगे। तो बेटर होने की क्या क्या कारण है, तो हमारे हैं वो यहाँ पे क्या क्या इसमें एजुकेशन को लेकर हो, किन किन रिफॉर्म्स की है वो आवश्यकता है। फिर आपने है वो फिजिक्स को ही अपना है वो बिल्कुल कोर, तो उससे रिलेटेड भी यदि कोई मेंबर बैठा है तो फिजिक्स पर भी आपसे है वो काफी चर्चा हो सकती है। हायर एजुकेशन जो नया बना रहे हैं इस पे भी है वो आपसे चर्चा है हो सकती है कि इनको मर्ज करने के है वो क्या कारण बताए जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, इसका पहले क्या नाम रखा था और अब
क्या नाम रखा जाए, यस सर। है ना। तो ये चीजें आपसे है वो बात हो सकती है। करंट में आपकी बहुत अच्छी इशू है, ये कोर 5 है वो G7 का ही वो रिप्लेस कर रहे हैं। ये ट्रम्प की नीति का तो कुछ समझ में नहीं बैठ रहा है। यस अभी फिर प्रधानमंत्री से बात हुई है, फोन पे है वो, यस फिर आशान्वित है कि टैरिफ है वो कम किए जाएंगे। ट्रम्प का एक ही भरोसा है कि उनका कोई भरोसा नहीं। ट्रम्प का यही है कि उसका हाँ कोई सर, जैसे ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्ट पे क्वेश्चन आया है कि ट्रम्प कुछ भी कर देते हैं तो इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो उसको देखिए, यहाँ एक चीज रहेगी कि सर हर देश को अपने राष्ट्रीय हित को तवज्जो देता है। विदेश नीति का मूल आधार भी है नेशन फर्स्ट। Yes. तो एक दृष्टिकोण से ट्रम्प की भी बात सही है कि नेशन फर्स्ट, क्योंकि उनको अनडाउटेडली ट्रेड लॉसेस तो हो ही रहे हैं, Yes, sir. लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष का डेली अपनी बात को बदलना और एक स्टैंड पर नहीं रहना, ये उस देश के खुद की क्रेडिट के लिए भी भविष्य में हानिकारक होगा। बाकी सर फॉरेन पॉलिसी तो हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बनाता है। भारत का नेशनल इंटरेस्ट इस बात में टैरिफ कम हो, अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं, और उनका नेशनल इंटरेस्ट इस हिसाब से है कि टैरिफ ज्यादा हो। भारत पर प्रभाव ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसए का पूरा मार्केट के कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो जितने कंज्यूमर्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर, वो अकेले देश भारत में मिल रहे हैं। इसलिए भारत और यूएसए में इन आर्थिक संबंधों को देखते हुए निकटवर्ती भविष्य में भी अगर ट्रम्प एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लेता है और भारत के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं तो ये चीजें रहेंगी। और गलत एक दृष्टिकोण में देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस प्रकार के बचकाने, मतलब लिटरली इसको चाइल्डहुड एक्टिविटीज कहेंगे, ऐसे वक्तव्य देने से बचना चाहिए। ये हमारा पर्टिकुलर स्टैंड होगा, है ना। एक बस मुझे पूरे इंटरव्यू में आपने एक ही कमी लगी, सर लोग तो मना कर रहे थे कि अभी कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा है परसों इंटरव्यू में, क्या IIT बॉम्बे स्ट्रेस वो सिखाता है कि स्ट्रेस को कैसे संभाला जाए और आप चले गए। ये चीज जोड़ना है। आप इतना जरूर कह सकते हैं कि सर मेरा रुझान इंजीनियरिंग की तरफ था, बट उस समय की रैंक के हिसाब से मुझे कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था, तो मैंने किसी दूसरे फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचा, और उस समय की जितना मेरा बुद्धि और विवेक था उसके आधार पर मैंने फिजिक्स से किसी IIT से, एक शब्द यूज करें, किसी IIT से मास्टर्स करना ज्यादा उचित समझा। और पहले मैंने महारानी कॉलेज सर राजस्थान का साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसलिए मैंने मेरी एकेडमिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हूं। तो जो भी मेरे पास उस समय की रैंक योग्यता और बुद्धिमत्ता के हिसाब से, रैंक योग्यता और बुद्धिमत्ता के हिसाब से जो विकल्प था उसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ के चयन का प्रयास किया, हालांकि सुधार की संभावना हमेशा होती है। ये बैलेंस आंसर होगा। आपकी 2 लाइन ने आपको मुझे और सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया, बाकी सर एप्रोप्रिएट और प्रैक्टिकल जवाब तो यही है। नहीं, समझ स्पेसिफिक ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रेशर को डिलीट। हाँ, ये तो या वहाँ कोई इस तरह की कोई चीज थोड़ी, ये तो घर में ही सीख लेता है ना। तो मैंने इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो किसी और फील्ड में बना, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें बढ़ती गई तो मुझे लगा कि मैं और भी चीजें कर सकती हूँ। तो पर चूंकि सिविल सर्विसेज में चयन होना, जैसा कि मेरे यूपीएससी की परीक्षा में भी मुझे कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा, बहुत सारे फैक्टर्स का मिला जुला परिणाम होता है, वो सारे फैक्टर्स मेरे हाथ में होते भी नहीं, जिनमें कभी कभी भाग्य किस्मत परिस्थिति को भी माना जा सकता है, भाग्य किस्मत परिस्थिति। इसलिए मैंने अपना एक बैकअप हो, ताकि अगर इधर निराशा लगती है, हालांकि उसके संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि मैंने और प्रयास किए हैं, समझे, बैलेंस वे में खुद के कॉन्फिडेंस को भी लूज नहीं करना है, लेकिन हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए किसी IIT से मास्टर्स करना ज्यादा उचित समझा। यस सर। और सर जैसे साइंस की फील्ड से सिविल सर्विसेज में आना, वो सही था क्या आंसर? जैसे हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उन्नति करने का पूरा अधिकार संविधान ने भी प्रदान कर रखा है, और एक मनुष्य होने के नाते भी मुझे उपलब्ध है, और उसका मैं अपवाद नहीं हूँ। हर व्यक्ति जिसको भी अपने ऊपर थोड़ा भी भरोसा था, सबने प्रयास किए हैं सर, है ना, और तो मुझे भी प्रयास करने का भी। साइंस इधर सिलेबस में भी साइंस से कोई वो थोड़ी इशू है। पिछली बार किस बोर्ड में थे आप? हाँ, संगीत आर्य में कितने मार्क्स थे? 50 मार्क्स। बहुत अच्छे मार्क्स। नहीं, आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। वो तो इतना स्पेसिफिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1-2 ब्लंडर्स कर गए आप, इसलिए। बाकी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, नॉलेज बहुत अच्छी, जो सवालों के जवाब आपने दिए, जैसे महारानी कॉलेज वाले नाम के, जो एक ही डायरेक्ट स्टैंड ले गए कि नहीं मैं तो इसके पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, और ऐसे मुद्दों पर पूरी तरह सहमत नहीं होना ही विकल्प होता है, दोनों विकल्प नहीं होते हैं।
तो बहुत से सर के सवालों के आपने बहुत अच्छे एग्जाम वो ड्रोन दीदी वाला पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, पर्टिकुलर डायरेक्टली, तो मतलब आप प्रिसाइज थे और टू द पॉइंट थे, वो सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही इंटरव्यू में थे, इस बार आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। आई होप सो। ओके, रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन आपका। नहीं सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे है ना, इंटरव्यू इंटरव्यू से बेस नहीं रुकोगे। पे बेस पे नहीं रुको। इसमें क्या अलॉट होता है आपको 5 करोड़? सभी Cooperative अलॉट तो भी नहीं है शायद, हाँ Cooperative। लेकिन कोऑपरेटिव होगी। गुड लक। ठीक है। थैंक यू दीजिए आप परसों इंटरव्यू, यस सर। कल रात को आराम से सोइएगा, हाँ, एक दिन पहले दे देंगे। है ना। हाँ आप कल ही बिल्कुल जाना है। गुड लक। Thank you, sir. अच्छा होगा इंटरव्यू।